So good evening, students. So welcome to new session on biology topic. So myself R.V. Raghavendra Rao, PGT Biology. So today we will do an interesting topic. We all know that. So we are in the lockdown and due to the COVID-19 crisis. And the topic is the need of the hour. Now how we keep ourselves very and healthy. So the topic which we focus today is mainly deals with that how you can be fit, how you can be healthy by improving your dietary habits, food habits, and how you can overcome the disorders which are in general deficiency disorders. We say it may be a protein deficiency disorder or it may be a kind of vitamin or otherwise minerals. So I'm going to share my presentation regarding. So children, please observe keenly what I am going to present, and we will have a good stuff to get interact with you people. So this is my introduction that I am R.V. Raghavendra. Once again I am saying PGT Biology from Navodaya Vidyalaya Samiti. And you are able to see some of the pictures on the screen. आपको कुछ इमेज देख रहे होंगे. आप ये सब आपको जाना पहचाना है. आप इसको देख के आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं. इसमें से 6 पिक्चर्स है. कुछ पिक्चर्स में आप पहला पिक्चर आप इसको देख के आप बोल सकते हैं क्या है ये क्या है आप बोल सकते हैं क्या. वेरी गुड. दीज आर द ग्रेन्स. You go to the second picture. Yeah, these are all the pulses. So go to third one. Basically deals with the oils and fats. चौथा पिक्चर तो आपको जान पहचान ही है. सब फल वहाँ है, फ्रूट्स है. हाँ. और ये पांचवा पिक्चर आप देखते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग अलग किस्म का है. वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है और कुछ धान भी है. हाँ, इसको हम अलग से बोल दें. इसमें क्या है आप थोड़ा सा जान पहचान कीजिए. हाँ, छठा है, सिक्स्थ वन. वी ऑल नो दैट यूनिवर्सल सॉल्वेंट, नथिंग बट वाटर. Yes. So now our topic is completely depend on all these 6 ingredients which are very effectively we use for the consumption. So based on these proportions only, we'll be keeping ourselves fit as well as healthy. हम तंदुरुस्त इसी के कारण बनते हैं. ये सब हम खाने से तंदुरुस्त बनते हैं. अभी आप जो हमने पहले दिखाया था वो सब आप उसी तरह नहीं खाते हैं. वी विल ट्रांसफॉर्म इनटू ए डिफरेंट रेसिपी. यानी कि हम दो अलग अलग यहाँ पे पिक्चर्स है. एक पिक्चर है ब्रेकफास्ट में है और एक पिक्चर लंच और डिनर में हम खाते हैं. सो ब्रेकफास्ट में जो हम खाते हैं वो अलग चीज़ है और जो लंच में हम खाते हैं वो भी अलग चीज़ है. यानी कि इन चीज़ों अलग अलग चीज़ों को हम क्यों खाते हैं. एक्सक्यूज मी सर. बोलिए सर. सर आपके पावर पॉइंट के ऊपर एक छोटा सा स्क्रीन होगा, उसको बंद कर दीजिए सर. ठीक है सर. ओके करेक्ट. ओके सर. अभी ये दोनों में हमको एक ही तरह का चीज़ नहीं दिखता है. अलग अलग किस्म का पदार्थ हमको दिख रहे हैं. यानी कि वी आर एबल टू सी 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेसिपीज इन ब्रेकफास्ट एंड लंच एज वेल एज इन डिनर. सो हमने जो पहली स्लाइड में हमने देखा था वो सारे को हम यूज़ करके अलग अलग चीज़ हम रेसिपीज बनाते हैं खाने में. ये क्यों बनाते हैं, ये किसके लिए है, हमारा ये चैप्टर उसी के ऊपर है पूरी तरह. अभी आप देखिए, दिस इज द टाइटल ऑफ आवर चैप्टर. इसमें क्या क्या हम यूज़ करते हैं, किस तरह हम यूज़ करते हैं, इसे हम बेहतर होने के लिए, तंदुरुस्त होने के क्या क्या करते हैं, ये सब इसी में
So the topic relates to the nutrition and health for the better living. ये सारे हम लोग जानते हैं कि food is the basic necessity of the life. It is in general हम हमारी बॉडी को हम हर दिन देते हैं ताकि हम चुस्त और तंदुरुस्त रहे. तो इसमें अलग अलग किस्म का पदार्थ है. इस पदार्थ को हम किस किस मोहलत में किस किस तरह हम यूज करते हैं इसमें हम देख सकते हैं. पहले वी विल डिफाइन व्हाट इज फूड. ये तो सारे लोग जानते हैं, बट वी विल साइंटिफिकली डिफाइन व्हाट इज फूड. So we can say that any nutritious substance that people eat or drink in order to maintain the life, growth and protection. So हम तीन तरह का इसमें हम दे रहे हैं. एक है लाइफ, दूसरा है ग्रोथ, तीसरा है प्रोटेक्शन. सो हम जीवित होने के लिए और अपना बॉडी को बढ़ाने के लिए और बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए, इन तीनों तरीके के लिए हम न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं. इस फूड में एनी फूड बेसिकली विल हैव 4 प्रॉपर्टीज. हम चार अलग किस्म का प्रॉपर्टीज होते हैं फूड के लिए. कुछ फूड्स हमको एनर्जी देते हैं. वी कॉल देम एज एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेसेस, एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं. और दूसरी तरीके का फ्रूट्स बोलते हैं हम ग्रोथ, यानी कि हमारा बॉडी को बढ़ाने के लिए. और तीसरी तरह का फूड्स हम बोलते हैं रिपेयर बॉडी टिश्यूज, यानी कि हमको प्रोटेक्शन करे. जो भी बॉडी के अंदर जो नया सेल्स पैदा होने के लिए, पुराने सेल्स मरने के बाद, ये सब करने के लिए हमको एक रिपेयरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए उसके लिए. और ये सारी चीज जब हम यूज करते हैं, इससे हमको एक मौलत का इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमारा बॉडी के अंदर बनते हैं जो हमारे प्रोटोप्लाज्म में जाते हैं और वो नया कंपाउंड्स को आविर्भाव करते हैं. इससे हम नया प्रोडक्ट हम उत्पन्न करते हैं. तो इसी के लिए ये फूड का डेफिनेशन है और 4 प्रॉपर्टीज ऑफ फूड है. ये कोई भी फूड का है इस तरह का प्रॉपर्टी होते हैं. सभी फूड्स का चारों प्रॉपर्टी नहीं होते हैं. कई कई फूड्स को एक एक तरह का प्रॉपर्टी होते हैं. सो मीन्स ऑल द फूड्स विल नॉट हैव द सेम प्रॉपर्टी. You will have different kinds of properties with the different kinds of foods. Now we'll see the classification of food, how we can classify. So basically the classification is divided into 3 parts. That is, one is energy providing foods. Basically under this energy providing foods we categorize carbohydrates and fats are considered to be the energy providing foods. Now coming to the second category of classification, that is body building foods. मीन्स आपकी बॉडी को सेल संख्या को बढ़ाने के लिए कुछ अलग किस्म का फूड यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स है. ज़्यादातर इसके अंदर प्रोटीन्स आते हैं. प्रोटीन्स आर कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द बॉडी बिल्डिंग फूड सब्सटेंसेस. और तीसरा है जो हम हमारा प्रोटेक्शन के लिए जो यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स. उसमें आते हैं मिनरल्स, वाइटामिन्स, रफेग एंड वाटर. सो मिनरल्स आप जानते हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो हमको मिलते हैं वो थोड़ी मांग के लिए हम रोज़ हमारे डाइट में खाते हैं. उसी तरह वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अंदर जो विटामिन्स होते हैं उसी के साथ भी हम ये प्रोटेक्शन प्राप्त कर सकते हैं. और रफेग एंड वाटर इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ योर फूड. Otherwise the body cells also will have a major component. That means inevitable water is most essential part. एंड उसके साथ रफेर एक तरह का फाइबर होता है. ये फाइबर प्रोटेक्शन के लिए नहीं होता है, परंतु आपके लिए लाइफ प्रोसेस में, ये बहुत सारे लाइफ प्रोसेस में ये ज़्यादातर डाइजेशन में बहुत यूज़ होता है. उसके अनुसार जो प्राप्त होते हैं मॉलिक्यूल्स उसको हमारा इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है, इसके लिए ये यूज़ होती है. सो दीज आर द 3 different kinds of classification of foods based on the properties, function. उसका फंक्शन के आधारित पे हम 3 तरीके का ये फूड्स हमने किया था. अभी देखते हैं एक इसमें से. नाउ ऑल दीज फूड्स आर टुगेदर वी कंसिडर इट एज ए न्यूट्रिएंट्स
and the way we procure these nutrients we altogether considered as a nutrition. ये सारे जो पदार्थ हम हमारा फूड में मिला के हम इकट्ठा खाते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट्स के लिए हम खाते हैं. So इस तरह हम the process of providing or obtaining food necessary for the health and growth we generally define as nutrition. This is the one of the definition of the nutrition. So now based on the quantity of intake, आप जितना पदार्थ आप ले रहे हैं उसके आधारित पे हम दो तरीके में उसको क्लासिफाई किया था. Based on the quantity of intake in the food, we have classified them into macronutrients and micronutrients. यानी कि macronutrients are those nutrients which normally we'll take in larger amounts, and micronutrients are those which we'll take in lesser amounts. So in a food, both are essential and both are generally should be present. Now we'll come into the what are macro and micronutrients. Basically, carbohydrates, fats, proteins, and water are generally considered to be the major quantity of the food, which we call them as macronutrients. Vitamins and minerals are considered to be the micronutrients. यानी कि vitamins और minerals यानी कि कम मात्रा में हमें चाहिए बॉडी के लिए, इसीलिए हम उसको बोलते हैं micronutrients. जो अधिक मात्रा में हमको चाहिए उसको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. यानी कि ये मैक्रो के अंदर आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. So these also we call them as macro molecules because they are big in their size. We also call them as macro elements, or otherwise we call them as macro molecules. Now we will see the structure and function of carbohydrate, how these carbohydrates will help as an energy providing food substances. Basically, you have seen a diagram here, which is a glucose molecule, which we call it the basic energy resource for our body. यानी कि हम हमारे सेल के लिए कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के तरह में चाहिए. So the cells utilize glucose as a source of energy. ये किस तरह बनते हैं हम देखते हैं. The any carbohydrate molecule is made up of carbon, oxygen, and hydrogen. These are the three major components which are in general seen in the case of food, which are of carbohydrate related, which we considered as the cheapest source of energy for your body and cells. Basically, 1 gram of carbohydrate will provide you 18 kilojoules of energy. So उसको हम किलो कैलोरीज में हम कन्वर्ट करते हैं तो 1 किलो कैलोरी लगभग 4.18 kilojoules के बराबर है. Basically, when we see 1 gram of glucose will provide 4 kilocalories of energy. This is the equation which we say. अभी आप 1 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट को खर्चा करते हैं, कितना एनर्जी उससे हमको प्राप्त होता है, यानी कि वो 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्राप्त होती है. इस तरह का. अदरवाइज वी कैन से 4.18 इंटू, सो 4 कितना होता है उस तरह का हम एनर्जी जॉल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ नॉर्मली वी कैन. So now we will see what are the different types of carbohydrates which we have. So basically here I have just classified into basically 3 categories. We call them as sugars, starch, and cellulose. So these are the 3 major carbohydrates which are generally required for our body. So sugars में आते हैं, उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज, ये सब आते हैं शुगर्स में. सो स्टार्च में जो आते हैं ये सीरियल्स, ग्रेन, सीड्स, रूट्स ऑफ पोटैटोस, मीन्स रूट्स विच आर स्टोर्ड स्टार्च मटेरियल, स्टेम स्टोर्ड स्टार्च मटेरियल लाइक पोटैटो एंड व्हीट और बार्ली, ये सारे ये स्टार्च के अंदर आते हैं इसका. और सेल्यूलोज तो देखते हैं जो प्लांट मटेरियल जो होता है, प्लांट सेल में होता है, सीड्स में होता है, फ्रूट्स में होता है, वेजिटेबल्स और सीलर्स में आप फाइबर कंटेंट जिसमें ज़्यादा है वो अधिक मात्रा से ये सेल्यूलोज सब्सटेंस जाते. सो दिस इज वन वे ऑफ क्लासिफाइंग बेस्ड ऑन इनटेक व्हाट काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट. एंड हम अलग तरीके के भी हम देख सकते हैं इसमें हम कार्बोहाइड्रेट को केमिकल की तरफ से, मीन्स मॉलिक्यूल में कितना
शुगर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर है, उसके आधारित पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं. इफ यू हैव वन मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, we call it as a monosaccharide. Saccharide means sugar. If you have two sugar molecules which forms one molecule, we call them as disaccharides. So monosaccharides ka example is, good example is glucose, and disaccharide ka example is lactose. And similarly, when the a sugar molecule like 3 or more than 3, सपोज यू हैव एक ग्लूकोज, एक गैलेक्टोज, एक फ्रक्टोज, ये तीनों मिला के एक मॉलिक्यूल जब बनते हैं उसको हम बोलते हैं ओलिगोसैकराइड. रैफिन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ओलिगोसैकराइड. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्यूलोज, सो वी कॉल देम एज पॉलीसैकराइड. सो पॉलीसैकराइड में क्या होता है, सो 10 से ज्यादा जब शुगर मॉलिक्यूल्स मिला के एक मॉलिक्यूल जब बनता है उसको हम बोलते हैं polysaccharides. So this is the way of classification of carbohydrates, where all these things can be viewed a kind of, what we can say that we'll see a video which explains you regarding the अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के. तो जब ये अभी देख रहे हैं फंक्शंस के लिए, मीन्स फैट्स है, पहला फैट्स को देखते हैं. इस फैट्स में क्यों ये फैट्स को हम बोल रहे हैं, क्योंकि फैट्स एक अलग किस्म का एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड सब्सटेंसेस है. ये फैट्स भी अलग किस्म का एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड सब्सटेंसेस है. इसमें हम ये देखते हैं किस तरह ये फैट्स हमें यूज होता है. सो अभी कार्बोहाइड्रेट के बाद वी हैव डिफरेंट मैक्रो मॉलिक्यूल विच वी कॉल देम एज फैट्स. सो फैट्स को हम सभी जानते हैं, ये घी और एग येलो में, ज़्यादातर ऑयल्स में, इसमें ज़्यादा हमको प्राप्त होती है. सो बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, बोथ आर एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड मटेरियल. सो उसका स्ट्रक्चर अलग अलग है. फैट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, परंतु ये ऑक्सीजन का नंबर बहुत कम होता है हम कार्बोहाइड्रेट्स से जब कंपेयर करेंगे तो. सो दीज आर द वन मोर एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड सब्सटेंसेस विच वी जनरली कंसिडर टू बी एज रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. अब हम कंपेयर करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट और फैट को, इन दोनों में बेसिकली वी हैव मोर एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड बाय द फैट. So they are insoluble in water. They are chemically called as triglycerides. यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ फैट को हम लेंगे तो उसको 9 किलो कैलोरीज एनर्जी प्राप्त होती है. सो कार्बोहाइड्रेट 4 देते हैं तो इसमें 9 आते हैं. परंतु बेसिकली जब प्लांट सेल को कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों हम देते हैं तो पहला सेल ग्लूकोज को यूज करती है, ग्लूकोज नहीं होता है तो तब फैट को यूज से. इसीलिए हमारा फैट जो भी हमारा बदन के अंदर जो डिपॉजिट होता है वो इतने कम प्राप्त में निकलती नहीं है, उसको हम ऑक्सीडाइज नहीं करते बायोलॉजिकली, क्योंकि हमारा सेल सिस्टम है कार्बोहाइड्रेट को यूज करना जानती है बहुत ज़्यादा. जब दोनों होगा तो, जब नहीं होता तो फैट्स को यूज करती है. नाउ कमिंग टू द व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस. So we have a list of all these products from the animals and plants which are in general considered to be, they are the kind of rich sources of fats basically. So now उसका function क्या है, मैंने बोला एक function है एनर्जी देते हैं. उसके बाद क्या है, so cell का जो structure है, these fats will become some of the components of structure. साइटोप्लाज्म में जो पदार्थ होते हैं, साइटोस्केलेटन है, उसके बनने के लिए यूज होते हैं. और उसी तरह सेल मेम्ब्रेन जो भी होता है हमारा एनिमल सेल का और प्लांट सेल का, उसमें हमको लिपिड्स ज़्यादातर होते हैं. ये लिपिड्स उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं इसीलिए. और जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो बिना फैट को वो डिजॉल्व नहीं होते हैं, वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इस तरह भी हो. उसके साथ साथ हमारा जो कुछ हार्मोन्स है विच वी कॉल देम एज द स्टीरॉयड हार्मोन्स लाइक ऑल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब है ना, इसके बनने के लिए फैट की ज़रूरत होती है, वो सब फैट से बनता है. और
कभी ना कभी हम देखते हैं ज्यादा फैट जब बदन में होता है तो इट एक्ट्स एज ए इंसुलेटर, यानी कि हम कोल्ड टेम्परेचर जब उसको सहना है तो उसके अंदर बदन के अंदर जब फैट होते हैं तो वो सह सकते हैं ज्यादातर। और इसके अंदर अनुसार ये हमारा बॉडी में जो भी ऑर्गन्स है, वट एवर द ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, सेंसिटिव ऑर्गन्स, द फैट विल गिव प्रोटेक्शन टू दैट, दे विल गिव फैट गिव पैडिंग टू द most sensitive organs. By this way, it gives internal protection to the plant, means organs which are present in this. Now we will move to the third major components of the food, which we call them as proteins. Basically, proteins are also considered as macromolecules, and they are also made up of carbon, hydrogen, oxygen. बट इसके अलावा नाइट्रोजन होते हैं, सल्फर होते हैं और फास्फोरस भी होते हैं। सो ये अलग किस्म का स्ट्रक्चर बनता है ये ना। these proteins are basically made up of macromolecules, means इसका जो molecules है, सूक्ष्म molecules है, उसको हम बोलते हैं amino acids. So the polymer of all amino acids will form a protein, means the polymerization of all amino acids will form protein, means that's why we call them as proteins are formed from amino acids. When the protein gets digested, they will form amino acids. So basically the proteins are bodybuilding in nature. They are meant for the growth and development, and they also meant for the repairing of your cells and repairing of some of the injured organs in the case of our body. And they are also one kind of antibodies which are in response to antigens which are entering in our body. तो जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर जो अंदर जब जाते हैं तो उसके ऑपोजिट हमारा इम्यून सिस्टम जो रिएक्शन करती है उसको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। एंटीबॉडीज के लिए भी प्रोटीन का दे रिक्वायर प्रोटीन्स। सो हियर दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ amino acid. Amino acid generally it has a amino group and it has a carboxyl group, and to that it has an extra side chain which we call it as a functional group बोलते हैं। ये तीन एक अमीनो एसिड्स में होते हैं। लगभग हमारा बॉडी के अंदर 22 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। इसमें इनको तीन तरह का क्लासिफिकेशन हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है एसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो हमको जरूर बॉडी को देना पड़ेगा क्योंकि ये बॉडी के अंदर synthesis नहीं होता है। they can means body cannot synthesize these amino acids. These are 9 amino acid. Example is leucine is one kind of such amino acids. और दूसरे तो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है वो 7 है। एग्जाम्पल एलिनिन है। यानी कि ये जो एमिनो एसिड्स हमारा बॉडी के अंदर वो सिंथेसिस होते हैं, जितना मात्र हमको चाहिए बॉडी को उतना मात्र हमारा बॉडी के अंदर सिंथेसिस होते हैं। And there are another third category, it is called as semi-essential. These semi-essential amino acids are moderately synthesized in your body, but not to up to the requirement dosages to your body. यानी कि जितना प्राप्त होता है उससे काम नहीं चलती है, इसीलिए थोड़ा बहुत हमारा बॉडी के अंदर ये सिंथेसिस होते हैं और थोड़ा बहुत हम उनको बॉडी को हम हमारा फूड के साथ साथ उसको देने पड़ते हैं। इसके एग्जाम्पल है आर्जिनिन। इस तरह 3 तरीके के एमिनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड सेमी एसेंशियल बोलते हैं। और हम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स की बात हम जब करते हैं तो so proteins are get digested in the form of amino acids. The simple form of proteins are called as amino acids. ये ज्यादातर हमारा दो इंटेस्टाइन में और स्टमक में, एलिमेंट्री कैनाल में, ये 2 जगह हमारा प्रोटीन डाइजेशन होता है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम के अनुसार। सो पहले वो प्रोटीन को प्रोटियोज में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटियोज को बाद में पेप्टोन्स में कन्वर्ट करते हैं, बाद में ये पेप्टोन्स एमिनो एसिड की यानी कि एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। एमिनो एसिड्स आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय इंटेस्टाइन and they will be make use, means when this absorbed in the intestine they mix in the protoplasm, then this protoplasm make use of all these amino acids which are mainly basically necessary for the making of proteins or otherwise hemoglobin, enzyme molecule, other compounds are formed from the amino acids. And even proteins are also play a structural role. We all know that the nails and hairs contains a protein called keratin, and tissue, connective tissue which is present in our body is in general made up of white and yellow collagen fibers, and the muscle fibers which we say it is made up of a myosin protein. So these are the 3 important substances which make structural role in the case of
proteins in order to provide bodybuilding and other protection. It also provides structure to our body. Now we Excuse look me, into the sir. functions. As I mentioned, Excuse me, sir. proteins are in general made use for the enzymes preparation and complex protein preparation. They Excuse me, sir. synthesize hormone molecules. इस तरह हमारा एंटीबॉडीज को एंटीजन के एग्नेस्ट हम बनाने के लिए इसको भी प्राप्त होते हैं. Excuse ठीक me, है, sir. बोलिए सर. सर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं. सर बोलिए. एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर डाइट. Basically, water is the one which makes most of the nutrients in a dissolved condition. जब हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है, ये डाइजेशन प्रोसेस में हमारा विटामिन जो है, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन भी है, और बी और सी, ये दोनों विटामिन और जो सिंपल फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जो है, वो वाटर में डिजोल्व होते हैं. जब वाटर नहीं है हमारा का क्षमता बॉडी के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकते, और जो हमारा बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, उसको हम अलग किस्म का कंपाउंड्स के लिए बनाने के लिए यूज नहीं हो सकते. वाटर इज नॉट ओनली दिस रोल नॉट फॉर द एब्जॉर्प्शन, इट हैज अ ट्रांसपरेशन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन रोल है एक जगह से दूसरी जगह. वो जो चीजें के लिए यानी कि मूव करने के लिए भी ये भी यूज कर सकता है. और प्रोटोप्लाज्म जब बनती है, उसके अधिक मात्रा में हमको ये चाहिए, वाटर चाहिए 75 to 80%. हम जब वाटर के लिए बताएंगे तो उसका प्रामुख्यता भी हम सिग्निफिकेंस भी उसमें बताएंगे सर दोबारा. फाइन सर. सर वन मोर क्वेश्चन इज देयर. इज बॉडी फैट लॉस एंड वेट लॉस द सेम. फैट लॉस और वेट लॉस ये दोनों एक नहीं हो सकते सर. यानी कि जब हमारा जो इनबिल्ट यानी कि हमारा जो डाइट जो हम लेते हैं, जो कम लेते हैं और अधिक मात्रा से उसको हम एनर्जी खर्चे करते हैं, वेट लॉस होते हैं. इसके ये नहीं है हमारा बॉडी के अंदर जो फैट कम हो गया, यानी कि जब आप खाते हैं कम है और उसके ज्यादा आप काम करते हैं, एनर्जी कंज्यूम करते हैं, बॉडी वेट लॉस हो जाएगा. ये वेट लॉस हम फैट लॉस से यूज नहीं करते. जब हमारा बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कभी हमारा बॉडी फैट्स को यूज नहीं करते हैं सर, क्योंकि फैट्स में एक दिक्कत आती है. हमको फैट्स को बर्न करने के लिए ज्यादातर एनर्जी को यूज करके हम एनर्जी पाते हैं. यानी कि ये हमें एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एक आदमी 1 लाख खर्चा करके 10 लाख इनकम प्राप्त किया है, प्रॉफिट, और दूसरा आदमी 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके यानी कि वो 2 करोड़ प्राप्त किया है. यानी कि इसमें आप जब अंतर देते हैं, द नेट गेन ऑफ एनर्जी इज मोर इन द केस ऑफ, यानी कि प्रॉफिट है 1 लाख जो इन्वेस्ट किया उसको 10 लाख आया, यानी कि 10 टाइम्स आया था. दूसरा आदमी है तो 2 टाइम्स आया था. इसी तरह हम जब कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं, उसको बर्न करने के लिए बहुत कम खर्चा का यूज होते हैं, उससे ज्यादा एनर्जी प्राप्त होते हैं. इसीलिए हमारा जो बॉडी के जो फैट है वो बर्न नहीं हो सकता है ज्यादातर, अनलेस एंड अनटिल आवर कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सेस आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड. इसीलिए हम हमेशा ये नहीं सोच सकते हैं हमारा वेट लॉस फैट की लॉस की तरह हो गया है. सर वन मोर क्वेश्चन इज देयर. लैक्टोज कम्स अंडर व्हाट. लैक्टोज इज ए डाइमेयर सर, यानी कि ये डाइसैकेरेट्स होते हैं इसको, यानी कि ये दोनों दो मोनोसैकेरेट्स बन मिलके ये डाइसैकेरेट बनती है सर. ये लैक्टोज इज वन काइंड ऑफ, ये मिल्क की अंदर जो होते हैं उस तरह का है सर, द कार्बोहाइड्रेट विच इज प्रेजेंट. सर वन मोर इज देयर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ इज एन एक्सटर्नल वन विच कैन बी क्वांटिटेटिवली वी कैन मेजर. यानी कि आप हाइट के बराबर बोलते हैं तो वॉल्यूम के बराबर बोलते हैं, तो आपको एक मेजर है, ये क्वांटिटेटिव है, आप मेजर कर सकते हैं. डेवलपमेंट इज मोस्ट ऑफ अ फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल सर, यानी कि मॉलिक्यूलर एज वेल एज बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलप बोलते हैं हमको. यानी कि आप हमारा ग्रोथ यानी कि कुछ यानी कि एज आने के बाद, यानी कि हम विल रीच 22 और 23, उसके बाद रोक चाहिए, यानी कि हमारा ग्रोथ यानी कि रुक जाता है. परंतु हमारा डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव है, वो कभी रुकता नहीं है सर. इट इज अ क्वालिटेटिव वन एंड ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव वन. वी कैन नॉट मेजर द ग्रो डेवलपमेंट. दैट इज व्हाट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज एंड फिजियोलॉजिकल व्हाट वी से. फाइन सर. फाइन सर. करेक्ट. कंटिन्यू सर. So these are the different functions of proteins which we'll see. Next we'll move to the micro
वो जो न्यूट्रिएंट्स हम बोलते हैं, which we call them as one component of the micro nutrient is vitamins basically. So these vitamins are very, very essential for our fitness. And right now we will see everywhere, we will see a immunity booster. Vitamin C is one of the immunity booster which is everybody has to take during this crisis of COVID-19. So there are different kinds of vitamin will perform different functions. Basically, these are the micronutrients, organic compounds which are required to your body in a very little quantities through our diet. यानी कि बेसिकली एक विटामिन के अलावा बाकी विटामिन्स हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसिस नहीं होते हैं सर, केवल विटामिन डी होते हैं सिंथेसिस, बाकी अलावा हमको हमारा डाइट के अनुसार हमको बॉडी को देना पड़ेगा. So we can classify the vitamins into two different kinds of vitamins, that is water soluble vitamins and fat soluble vitamins. Basically those which are dissolved in water we generally consider it as a water soluble vitamins basically, and those which can be dissolved in the fat we call it as basically a fat dissolved vitamins. So this is two classifications which we'll see. Basically what we can see that water soluble are B and C, that is vitamin B and vitamin C, and what means fat soluble are A, D, E, K. So here I have just made a reverse. Just you can just see that fat solubles are considered to be the ADEK are considered as fat solubles are here. I made a mistake, and water soluble are B and C. These two are in general we consider to be as water soluble is BC and fat soluble is AT7. Now we will move to vitamin A. Basically this vitamin A is comes under fat soluble items. Basically it is mainly meant for the two purposes. One is vision and your healthy skin. So ये दिन में यानी कि डाइट में हमको 750 लगभग माइक्रोग्राम्स यानी कि मिलीग्राम्स एक डे के लिए जरूरी है. सो ये कम मात्रा में हमको प्राप्त होगा तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स आते हैं. उसमें दो तरीके का डेफिशिएंसी डिसऑर्डर आते हैं. सो एक है नाइट ब्लाइंडनेस एंड दूसरा xerophthalmia and dry skin. So night blindness and xerophthalmia, these two are related to your eye problems are, and dry skin is the one normally the skin will lose the luster and the shining and the healthiness in the case of your skin when there is a deficiency in the case of vitamins. Basically the chemical name which we consider it as this is called as a retinol, and these are the resources what we see in this diagram. Like we have carrot, strawberry, and we have capsicum, fish, cod liver oil, egg white, milk, and soya milk, soya, tofu. All these are very good sources along with the vegetables and the greeny leafy vegetables. Or these are the good sources of vitamin A. Now coming to the vitamin D, which we generally considered as calciferol, the chemical name is. This is in general responsible for the absorption of some of the micronutrients like inorganic substances like calcium, magnesium, and phosphorus. These are the three inorganic substances which can be absorbed effectively in the blood as well as in the body. It is because of the presence of vitamin D. Basically, this is synthesized in our body when we expose it to अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन. सो दैट वे हम जरूरी बोलते हैं सब हमारा बॉडी को कम से कम 1 घंटे यानी नहीं तो आधा घंटे से 1 घंटे हम सुबह यानी कि 8 बजे से 10 बजे के बीच को सन रेज को एक्सपोज करना है. ये इसीलिए दैट हमारा बॉडी के अंदर जो अधिक मात्रा में विटामिन डी सिंथेसिस हो सकता है. सो इसको हम बोलते हैं यानी लगभग इसको 200 इंटर व्हाट वी कैन से IU मीन्स इंटरनेशनल यूनिट्स बोलते हैं. एक यूनिट इज नियरली 1 इक्वल टू 1.6 माइक्रो मिलीग्राम्स है सर. इसी तरह हमको 200 इंटरनेशनल यूनिट्स में हमको इसको चाहिए. जब ये कमी पड़ती है हमको दो तरीके की डिसीजेस होती हैं. बेसिकली डील्स विद द बोन डिसऑर्डर्स सर. कैल्शियम और फास्फोरस ये दो होते हैं बच्चे, ये दोनों हमारा बॉडी में जो बोन्स होते हैं उसके लिए अधिक मात्रा में नहीं चाहिए. ये चाहिए ये जो कम पड़ेगा तो हमको दो तरीके के डिसऑर्डर्स आते हैं. बच्चों में रिकिट्स आती है, वो बोन यानी कि बोन डिसऑर्डर है. जब बड़ों में आते हैं तो एडल्ट्स वी जनरली सी दैट वीकनिंग ऑफ बोन्स बिकॉज ऑफ lack of this
vitamin which we call them as osteomalacia. These are the two disorders which we see. Now we will move to the vitamin E, which we call it as a tocopherol. So it is also called as antioxidant, which we basically there are different antioxidants are required for your body to fight with unnecessary substance which are making in your processes. Body के अंदर बहुत unwanted चीज जब आते हैं उससे फाइट करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स हमारा बॉडी में चाहिए। ये विटामिन ई से प्राप्त होता है। इसको एंटी एजिंग विटामिन बोलते हैं। इसे ज़्यादातर हमारे एजिंग को कम करती है, यानी कि डिलेज द एजिंग प्रोसेस इन आवर ह्यूमंस। दैट इज व्हाट इट रिक्वायर्स इन 15 mg पर डे। इसका बहुत कम चाहिए हमारे को बॉडी से अंदर। ये जब कम पड़ती है तो वी विल फील देर आर काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स विच वी सी, दैट इज मेल्स स्टेरिलिटी प्राप्त होते हैं, यानी कि मेल्स स्पर्म क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है और स्टेरिलिटी भी हो जाती है। इन केस ऑफ फीमेल मिसकैरेज होता है, एम्ब्रियोज का यानी कि डेथ हो जाती है, यानी कि वो जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ते नहीं है और बीच में वो यानी कि वो डिसरप्ट हो जाती है, मिसकैरेज होता है। इस तरह का चीज़ें हम फीमेल्स में देखते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं अधिक मात्रा में जब हम लेंगे तो ये रिप्रोडक्टिव जो प्रॉब्लम्स है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। So now we will move to the next vitamin, which is called as a K vitamin, which we call it as a phylloquinone. Basically it is अधिक मात्रा में ये प्लांट मटेरियल में हमको प्राप्त होता है। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं रिसोर्सेस में कॉलीफ्लावर, कैबेज और काले और कोलरबी, इस तरह का जो चीज़ है इसमें हमको ज़्यादा प्राप्त होते हैं। और ये यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्लॉटिंग फिनोमिनन में। हमको जब ब्लड क्लॉट फिनोमिनन नेचुरली एक मिनट से 2 मिनट में बॉडी अपना आप क्लॉटिंग फिनोमिना हो जाती है। जब कोई घायल होता है, कट होता है, तो ये क्लॉटिंग फिनोमिनन में विटामिन के का बहुत भाग्यशाली रोल है। ये एक प्रोथ्रोम्बिन की चीज यानी कि वो प्राप्त करती है। ये अलग अलग किस्म का फैक्टर्स को बनाती है और उसके अनुसार ये प्रोथ्रोम्बिन एक पदार्थ को बनाती है जो लिवर में जो थ्रोम्बिन बनती है उसके लिए है। ये सारे रिएक्शंस एक से एक जुड़े हुए हैं। ये रिएक्शंस होने के बाद क्या होती है, हमारा क्लॉटिंग फिनोमिना हो जाती है। जब ये क्लॉटिंग फिनोमिना नहीं होता है, हमारा एक कारण हो सकता है विटामिन के की कमी। So it requires nearly 120 to 130 माइक्रोग्राम्स इन बेस्ड है। उसके बाद हम ये जो चीज़ हैं, क्लॉटिंग नहीं हो सकता है, एक्सेसिंग ब्लीडिंग भी होता है इसके कम मात्रा में हम लेने से डाइट में, ये इसके चीज़ है। नाउ आई विल मूव टू वाटर सॉल्युबल विटामिन्स विच आर ऑफ विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये बी में अलग अलग किस्म का विटामिन है, B1, B2, B3 और B12 है, 4 तरीके के है। ये सारे हमारा बॉडी के अंदर जो भी है, ये जो फंक्शनिंग है हमारा मेटाबॉलिज्म के ऊपर फंक्शन होता है। ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो सकता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो सकता है, फैट मेटाबॉलिज्म हो सकता है। इसके अंदर ये पूरी तरह हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस को और हमारा लाइफ प्रोसेस में ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलता हूँ क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम है, इसीलिए हम जल्दी इससे निकलते हैं। इसकी कमी की वजह से हमें बेरीबेरी की एक डिसीज़ आती है, वो हैंड और फीट के लिए जो आती है, जो वो एडिमा होते हैं, यानी कि वो जो ज़्यादातर फूल जाते हैं, चाहे यानी कि हैंड्स और पाँव जो फूल जाते हैं वो एडिमे का वजह से है। और जो कहते हैं दूसरी तरह का जो विटामिन B2 बोलते हैं, इसको रिबोफ्लाविन बोलते हैं। बेसिकली इट इन्वॉल्व्स इन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसकी कमी की वजह से क्या होती है, देयर इज ए डिसऑर्डर कॉल्ड एज रिबोफ्लावोनोसिस और फोटोफोबिया है। यानी कि ये यानी कि हम कांति को हम देखने से डर जाते हैं और हमारा स्किन के ऊपर भी ये बहुत सारे यानी कि डिफिशिएंसी से ये प्राप्त भी होते हैं। स्किन की जो डिसऑर्डर से उससे भी प्राप्त होते हैं। ये हमारे लिए एक 1.6 to 1.8 मिलीग्राम्स प्राप्त होने में होते। ये ज़्यादातर हमको नॉन वेजिटेरियन फूड्स में ज़्यादा मिलता है और ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स में ज़्यादा मिलता है। इसके अनुसार आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा है जो उसको बोलते हैं B3, which we call it as a niacin. Basically it keeps your skin healthy, that is it is the
and it is one of the coenzymes present in the carbohydrate as well as protein metabolism. ये बहुत ज़्यादा यूज करती है. इसकी कम की वजह से हमको स्किन का डिसऑर्डर एक आती है, पेलिग्रा और डेर्मेटाइटिस करके होती है. इसके साथ भी हम कभी कभी आपको देख सकते हैं डिमेंशिया, यानी कि मेमोरी लॉस भी हो सकता है कभी कभी, और डायरिया भी लगभग हम इसके साथ देख सकते हैं. So these are the some of the deficiency symptoms which we all see in the case of niacin. ये ज्यादातर हमको पूरी plant products में use होती है. So you can see these are all the different structures which are normally are the resources of vitamin B3. और हम लास्ट विटामिन बी में आते हैं, दैट इज B12 विच वी कॉल इट एज अ साइनकोबालामिन. ये साइनकोबालामिन है, ये विटामिन B12 है. ये विटामिन B12 हमारे इंटेस्टाइन में भी थोड़ा देर सिंथेसिस होती है बैक्टीरिया की वजह से, और उसको हमको देना भी पड़ता है डाइट में. सो बेसिकली इट इज द वन विच वी हेल्प फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स, यानी कि ब्लड सेल्स बनने के लिए ये एक तरह का यूज होते हैं. और इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस टिश्यू जो है, जो नर्व रिलेटेड टिश्यूज है, उसके मेटाबॉलिज्म भी हो सकते हैं. और हमारा जो बदन में आरएनए और डीएनए जो न्यूक्लिक एसिड है, उसका मेटाबॉलिज्म और सिंथेसिस में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भाग देते हैं. और इसके डिफिशियंसी डिसऑर्डर में पहला है पेर्निकियस एनीमिया. ये है इसका डेफिशिएंसी सिम्टम्स. बाकी जो है ब्रेथलेसनेस, यानी कि रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, वो ज़्यादातर ध्यान नहीं देना चाहिए. बट ये जो पेर्निकियस एनीमिया है, ये एक तरह का अलग किस्म का सिचुएशन है, जो हमारा बॉडी में B12 विटामिन होने के बाद भी हमारा बॉडी इसको ले नहीं सकता, यानी कि ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन और नया नया ये ब्लड सेल्स पैदा होने में कम हो जाती है, इसलिए हमको एनीमिया आती है. इस तरह का एनीमिया को हम बोलते हैं पेर्निकुलस एनीमिया बोलते हैं, जो हमारे विटामिन B12 एब्जॉर्ब करने की कमी से हमको ये महसूस होता है हमारा बॉडी में. Now we will move to one of the important immunity boost vitamin, which we chemically call it as ascorbic acid. Nowadays, every individual has to take in more and more dosage of vitamin C, because we need to fight against the infection against COVID-19, because we don't have any vaccine or any treatment measures, because we need to only protect our body from these foreign organisms. इसके लिए ये महत्वपूर्ण vitamin है. It heals your wounds, it will fight with the infecting agents which are entering into your body, and it keeps your immune system very healthy. So ये हमारे लिए बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलते हैं, जो सिट्रस की है, जो है ऑरेंज है, मैंगोस है, जो नीम है और नींबू है. इस तरह का चीज़ों में हमको ये प्राप्त होते हैं. इसी तरह ये कम की वजह से हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है, उसकी काम की कमती पड़ जाती है, ये वीक हो जाते हैं. उसके साथ साथ एक गम्स के ब्लीडिंग बोलते हैं हम उसको, स्कर्वी डिसीज बोलते हैं, वो डिसीज भी आते हैं. और वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है बदन में. उसके साथ साथ जॉइंट्स पेन भी होते हैं इसके लिए. सो इसीलिए इसको अधिक माप हम लेना पड़ेगा. इससे हमको इम्यून सिस्टम को बहुत ताकत मिल जाती है तो फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस. और उसके बाद हम जाते हैं विटामिन्स के बाद हम विल मूव टू मिनरल्स. So minerals are basically, these are inorganic substances which are present in our diet, and they also play a crucial role in our maintenance of the body, and as well as they act as a supporting system for the most of the body functioning life processes to keep your body healthy. So there are different types of micronutrients है. इसमें कुछ अधिक मात्रा में चाहिए और कुछ अल्प मात्रा में चाहिए. जो अधिक मात्रा में हमको चाहिए, we call them as macro elements or otherwise macronutrients, like calcium, potassium, sodium, phosphorus, sulfur, chloride, magnesium. These are all categories of comes under
the inorganic substances which are required in larger dosages, and similarly iron, iodine, zinc, and some of these things which we consider to be as one of the minorities which are required in this. So both are essential, but they are required in major quantities and minor quantities. So these are the some of the deficiency diseases, यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस कमी की वजह से और विटामिन डी की कमी की वजह से हम देख सकते हैं रिकेट्स के जैसे हमारा ये हो सकता है, रिकेट्स की बीमारी हो सकता है। और इस तरह आपको देखते हैं हमारा जो नेक के जो एडम्स एप्पल के जगह के पास होते हैं ग्लैंड होते हैं, वो कॉल्ड इसकी कहते हैं थायराइड ग्लैंड है, वो जो आयोडीन की कम की वजह से हमको गॉइटर डिसीज होते हैं। इस तरह अलग अलग डेफिशिएंसी में अलग अलग सिम्टम्स हम देखते हैं, अलग अलग डिजीजेस हम देखते हैं। ये दीज आर द टू एग्जांपल्स व्हिच नॉर्मली वी सी इन द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, phosphorus as well as iodine. Now we will see the significance of water as one of the ingredient of, मैंने आपसे पहले भी बोला था, कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था, वाटर इज वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द डाइट। हम इसको 75 यानी कि इन्फेंट्स में ज़्यादा चाहिए और एडल्ट्स में थोड़ा कम चाहिए, 60% एडल्ट्स में चाहिए। और इसमें और हमारा जो प्रोटोप्लाज्म में जो होते हैं अधिक मात्रा में वाटर ही होते हैं, 82% तक हमारे प्रोटोप्लाज्म में वाटर होते हैं। ये वाटर इज नॉट ओनली मेंट फॉर द to make protoplasm and other things, it is acts as a transportation in the digestion process. It is involving in excretion of unwanted substances. It maintains the body temperature uniform because of this water cooling system, and it is a major solvent which normally dissolves most of the substances in our body. This is another thing. And now we'll move to the next component of the food that we call it as a roughage. Roughage is a major source from the plant material which is having more of fiber nature and cellulose containing substance. The main significant at the involvement of the cellulose in your food product, it doesn't give any energy, but definitely it make you to help in the digestion process, bowel movement, and it prevents the constipation, and it retains the water in our body, and it also maintains the optimum blood sugar as well as cholesterol which is required for the blood. सो हमको ब्लड शुगर लेवल्स जितना होना है उतना होना चाहिए और कोलेस्ट्रॉल भी होना चाहिए। ये दोनों हमको रखने के लिए ब्लड के अंदर वाटर की जरूरत है। सो वी विल सी देयर आर सम ऑफ द vegetables and the fruits which where we'll see the major components of cellulose which acts as a roughage for the digestion process and other processes. So this is a very very important component. Unless you have roughage, normally you are going to face drastic problems related to the digestive system and fluctuation of pH in the blood because of this. Now we will see our body, how this energy is required to your body, यानी कि किस किस को किस तरह चाहिए। हमको चाहिए तो जो इसके लिए तो हमारा डिफरेंट पैरामीटर्स है, जिसको जिस तरह का ये चाहिए करके हम जब बोलेंगे तो सो ये एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, काम करने के हिसाब से, जिस काम करते हैं आप उसके हिसाब से, और स्पेशल नीड्स के हिसाब से जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, लैक्टेशन में होती है, इस तरह तरह का ये सिचुएशन के अनुसार हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट होते हैं। मिनिमम इन ए चाइल्ड 1200 टू 4000 मैक्सिमम किलो मीन्स कैलोरीज का एनर्जी हमें चाहिए। ये कैलोरीज हमें बॉडी को देने से ये डिफरेंट सिचुएशन को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। सो इस energy requirements are based on these 5 different criteria. You need to provide energy for different situations. Now we will see, coming to the balanced diet. What do we call it as a balanced diet? So balanced diet जो हमें पिछली में जितना भी फूड के बारे में हम जो पढ़ा, उसके सारे जो इंग्रेडिएंट्स हमारा खाते हुए डाइट में होना चाहिए, वो जितना अमाउंट हमको चाहिए उतना मात्रा में प्राप्त होना चाहिए। सो कमी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ये समतुल्य में सभी होना चाहिए। दे आर प्रेजेंट इन योर डाइट इन अ बैलेंस and in equal proportions and amount, so that normally your body will be get all these food component ingredients to keep you healthy. This is also varies from the different
ages, sex as well as type of work you are performing and state of your body. यानी मरीज के लिए अलग किस्म का डाइट जरूरत है और जो लेबर वर्क करते हैं उसके लिए अलग किस्म की वो जरूरत है। एज और सेक्स के हिसाब से भी अलग अलग किस्म की ये बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। और ये जो बैलेंस डाइट होती है ये किस तरह का चाहिए, हम चिल्ड्रंस में किस डिफरेंट चाहिए, उसके ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, ज़्यादा विटामिन चाहिए, इसलिए पर्सन्स ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन में जो होती है उसके लिए कार्बोहाइड्रेट और फैट के कंपोनेंट्स में ज़्यादा और कमती चाहिए। इसी तरह प्रेग्नेंट और लैक्टेशन वुमेन में भी उसका तरह तरह के होते हैं। और जो स्टेट ऑफ हेल्थ है ना, द पीपल हु आर सफरिंग विद सम डिसऑर्डर्स, उसके भी अलग अलग किस्म का ज़्यादा प्रोटीन्स, मिनरल्स और वाइटामिन की ज़रूरत होते हैं, यानी कि प्रोटेक्शन के लिए, रिपेयर के लिए। यानी कि डाइट हर आदमी के लिए एक नहीं हो सकता है, वो अलग अलग लोगों को अलग अलग हिसाब से हमको देना पड़ता है। नाउ कमिंग टू द हेल्थ एंड डिजीज। और हेल्थ का मतलब क्या है, डिसीज का मतलब क्या है? वी ऑल नो दैट अकॉर्डिंग टू द WHO देयर इज अ डेफिनेशन फॉर हेल्थ. It is a state of complete physical, mental and social well-being, not merely absence or free from disease or infirmity. यानी कि हम डिसीज नहीं, हमारे पास नहीं है, कुछ कमी है तो कमी नहीं है तो ये हम महसूस नहीं कर सकते हम हेल्दी है। सो वी शुड फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल-बीइंग होने चाहिए। यानी कि पर्सनल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी होना चाहिए, उसके साथ साथ सोशल वेलबींग भी होना चाहिए। जब ये तीन तरह का भी हेल्थ होता है तो जब हम बोलते हैं ये हेल्थ है। So this is the definition which is given by World Health Organization. So based on that we are giving. So any malfunctioning of your body organs create discomfort in your body system and other organs. This disturbance and damage which is caused in your body we call it as disease. ये डिसीज हम बोलते हैं इसके लिए। सो कोई भी लाइफ प्रोसेस नहीं होता है ठीक से, उसका सिस्टम खराब होता है, वो मॉल फंक्शनिंग हम बोलते हैं, इसीलिए हमको डिसीज होता है। जब आपका डाइजेशन सिस्टम खराब है तो आपको डायरिया होते हैं। सो इसका मतलब है आपका डायरिया डिसीज यानी कि इन्फेक्शन हुआ गया है किसी इन्फेक्शन एजेंट के साथ, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ माल फंक्शनिंग विच लीड्स टू ए डिजीज और डिसऑर्डर। बेसिकली अलग अलग ऑर्गन्स के लिए अलग अलग डिसऑर्डर्स, डिसीजेस होते हैं। बेसिकली दे मे अकर ड्यू टू द malfunctioning of your organs, mainly due to the deficiency of supply of nutrients to the organs through diet। यानी कि जो हमको डाइट में देना चाहिए वो कम पड़ जाता है, इसी की वजह से हमको ये डिसऑर्डर्स आते हैं। बेसिकली वी कॉल दीज एज डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स बोलते हैं। ये कम किया, अभी हमने पहले देखा है विटामिन के हिसाब से, मिनरल्स के हिसाब से कम पड़ गए, जो उसके साथ हम ये देखा है। उसके साथ साथ हम देखते हैं बैलेंस डाइट जो देते हैं तो अच्छा तंदुरुस्त हम रहते हैं। जब कम पड़ जाते हैं, तो जब बैलेंस्ड डाइट हम नहीं लेते हैं, नहीं प्राप्त होते हैं, तो आदमी को माल न्यूट्रिशन हो जाती है। ये माल न्यूट्रिशन क्या होती है? इट जनरली कंसिडर्ड टू बी ए लैक ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स विच आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी हेल्थ इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज। यानी कि जितना हमको चाहिए ये जब नहीं प्राप्त होते हैं हमारे बॉडी के लिए डाइट में, हम उसको बोलते हैं, उस तरह का न्यूट्रिशन को बोलते हैं माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसके हमारे हेल्थ में बहुत असर होता है। बेसिकली ये जो इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में है, ये अधिक मात्रा में माल न्यूट्रिशन हम देख सकते हैं। ये इसके लिए तीन तरह का हम क्लासिफाई कर सकते हैं। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं एक तरह का डिफिशियंसी को, मिनरल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, डिसीजेस बोलते हैं एक तरह का डिसऑर्डर्स को, और विटामिन डेफिशिएंसी बोलते हैं। हमने पिछली भाग में हमने देखा है विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स देखा है, कुछ मिनरल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर देखा है। हम अभी देखते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स है, यानी कि वो अधिक मात्रा में जब आप जितना चाहिए प्रोटीन आप डाइट में बच्चे को नहीं दे पाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो जो है हमारे लिए
दो तरह की सच डिसऑर्डर है। ये ज्यादातर 1 साल से 5 साल के अंदर जो बच्चे हैं उसको प्राप्त होते हैं, जिसमें हमारा जो डाइट में बच्चों को जब जब मदर ने मिल्क फीड नहीं करती है, तो यानी कि उसको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट नहीं दे पाती है, तो अधिक मात्रा में जो जितना चाहिए हमको ये डिजीज आती यानी कि डिफिशियंसीज आती है सर, उसको हम बोलते हैं। तो दो तरीके का वो डिजीजेस है, एक है मेरास्मस है बच्चे, दूसरा बोलते हैं हम क्वार्सियोकर है। ये दोनों बोलते हैं हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। एक है मरासमस है, दूसरा है क्वार्सियोकर। ये किस तरह होते हैं, इसका क्या कमी है प्रोटीन में, हम देखेंगे अभी। अभी आप दो अलग अलग किस्म का पिक्चर्स देखते हैं, एक मरासमस है और दूसरा है क्वार्सियोकर है। ये मेरास्मस जिस चीज में हम ज्यादातर बच्चों को प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट ये तीनों अधिक मात्रा में जब जितना चाहिए उतना नहीं दे सके, तो वह मरासमस आ जाती है। जब हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमती वजह से क्वार्सियोकर आ जाती है। ये क्वार्सियोकर है, यानी कि आप देखते हैं इसमें जो पेट है जो फूल जाते हैं, इसको हम बोलते हैं अधिक मात्रा में ये जो सब्सटेंस है कल एल्ब्यूमिन करके जो सब्सटेंस है वो पेट में जम जाती है, उसकी वजह से एडीमा हो जाती है, एडीमे की वजह से वो फूल जाती है। इस तरह ये जो गैस की वजह से है या जो फैट की वजह से ये पेट नहीं फुला है, ये जो अल्ब्यूमिनोसिस करके बोलते हैं, ज्यादातर ये पदार्थ जब जो सिक्रीट हो जाती है एडिमा की वजह से ये इस तरह बन जाती है। ये दोनों थोड़ा सा अलग अलग प्राप्त है, यानी कि मरास्मस और क्वार्सियोकर में बहुत सारे अंतर है। जो सिम्टम्स है इसमें जो भी है दोनों में अलग अलग होते हैं सर। ये अलग अलग सिम्टम्स अलग अलग डिसऑर्डर्स में होते हैं। हम देखते हैं तो मेरास्मस में काली तरह वेट लॉस ऑफ द मसल्स होते हैं, उसके साथ रिडक्शन इन द वेट हो जाते हैं, उसके साथ साथ स्किन भी फोल्ड हो जाती है। इस तरह चीज़ हम देख सकते हैं मरास्मस में। क्वार्सियोकर का अलग किस्म का हम देते हैं, स्किन पिगमेंटेशन हो जाता है, हेयर लॉस हो जाता है, यानी कि एब्डोमेन अचानक फूल जाता है, उसका मसल्स भी वीकनिंग हो जाता है। इस तरह का हम दोनों में अंतर भी होता है, दिखने में हम पहचान भी कर सकते हैं मरास्मस का चीज़ किस तरह हो जाती है। और कमिंग टू द मिनरल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में हमको अलग सारे मिनरल्स हम जो बोला है, यानी कि हमने यहाँ पे फूल यानी पहला हम देखते हैं तो एनीमिया। एनीमिया इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। सो हमारा डाइट में जब आयरन की कमी होती है तो एनीमिया हो जाती है, यानी कि ये जो ब्लड सेल्स की जो क्षमता है वो प्राप्त होने में बहुत कम बढ़ जाती है हमारा बॉडी। इसीलिए हमारा जो स्किन के अंदर जो नॉर्मल ब्लड का जो जितना मात्रा में ब्लड सेल्स होना चाहिए उसका स्किन का रूप अलग होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एनीमिया का जो आदमी का जो है वो पेल हो जाते हैं, उसका स्किन उसका लक्षण भी खो जाते हैं, उसका यानी कि जो शाइनिंग जो है स्किन का वो खो बैठता है। वो अधिक तरह से ये आयरन की कमी की वजह से, जो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, ब्लड सेल की कमी की वजह से है हो जाती है इसे। और हम दोते हैं रिकिट्स और ऑस्टियोमलेशिया, हमने पहले भी इसमें साथ बोला है, तो ये बोन रिलेटेड डिसऑर्डर है। ये कैल्शियम और फास्फोरेट और विटामिन डी की कमी की वजह से हो जाती है। सो इस तरह जो ऑस्टियोमलेशिया में है ये नॉर्मल वाला है जो बोन्स है। ये देखते हैं ये दीज आर द बेंडिंग, दे बेंड बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ सफिशिएंट calcium and vitamin D and phosphorus in the bone in a proper amount. Now we will move to the iodine. पहले हमने देखा है एक्सक्यूज मी deficiency सर, of iodine leads to a disorder called as goiter है, उसको हम बोलते हैं एक्सॉस्मोटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, यानी कि जो गर्दन की नीचे जो हो जाती है उसकी कमी की वजह से वो फूल जाती है, जो ग्लैंड है वो एक्स फूल जाती है। जो अधिक मात्रा में जो आयोडीन नहीं होता है तो डिफिशियंस होता है तो उस तरह का बीमारी आ जाती है, उसको हम गॉइटर बोलते हैं सर। एक्सक्यूज उसके मी साथ सर, साथ हाँ बोलिए सर। सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई डू बोलिए सर। चिल्ड्रन ऑफ 1 to 5 years डेवलप प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन? इसीलिए हम बोलते हैं, ये क्योंकि हम बोलते हैं इसका डाइट अलग होता है सर। ये ज्यादातर हम इसके लिए मदर की जो मिल्क है और नहीं हो तो एक्सटर्नल जो प्रोटीन का न्यूट्रिशन है वो देना पड़ेगा सर। हमें बहुत सारे लोगों को ये यानी कि देखा है हमने, जो हम ऑर्डिनरी फूड हम खाते हैं बच्चों को भी उसी को भी खुला खिलाते हैं, यानी कि हम जो खाते हैं
उसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन नहीं हो सकता है, जो कम की वजह से फैट भी नहीं हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी अधिक मात्रा में जब नहीं हो सकता है तो सो जिस यानी कि हमारा जो बच्चे हैं, बच्चे कुछ साल के लिए ज्यादा फास्ट बढ़ते हैं सर। बढ़ने के लिए जो क्षमता बच्चों में है वो ज्यादा होती है। वो किस लिए होते हैं कि जब वी प्रोवाइड प्रोटीन्स टू दैट। सो इसीलिए हम जो भी जो बढ़ते बच्चे का जो ड्रिंक्स है, माल्ट है, हम जो देखते हैं उसमें ज्यादातर प्रोटीन की डाइट होती है सर, एनर्जी बिल्डिंग की डाइट होती है सर। प्रोटीन हम जिसलिए देते हैं कि क्योंकि प्रोटीन्स विल प्रोवाइड मोर ग्रोथ टू आवर बॉडी बाय मेकिंग मोर सेल्स। सो जब हम बच्चों को प्रोटीन के वजह हमारा नॉर्मल डाइट दे देते हैं, सो इसके लिए ये कम पड़ती है प्रोटीन और बॉडी के लिए कम हो जाती है। इसीलिए माल न्यूट्रिशन की वजह से वो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन हो जाती है क्वार्शियोकर और मरासमस से। सर एक और क्वेश्चन आ रहा है कि बोलिए व्हेन सर। द चाइल्ड इज ग्रोइंग, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वी शुड गिव, मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स? मैं हमारे पहले ये जो सिस्टम है जो सर 1 साल तक मिल्क देना चाहिए सर, वो मदर्स मिल्क एक्सक्लूसिवली। वो नहीं दे पाया है तो एक्सटर्नल काउ मिल्क भी आप दे सकते हैं, क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम उनका बना हुआ है वो प्रोटीन का डाइजेशन के लिए ज़्यादातर है। सो कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ये दोनों सिंपल डाइजेशन प्रोसेस है। सो ये दोनों के लिए बढ़ता है। जब धीरे धीरे जब बढ़ता है तो हम सेरिलैक है जो है कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सेस है, उसके साथ साथ लैक्टोज भी हम लैक्टोजन देते हैं जो है वो भी है प्रोटीन है, यानी कि प्रोटीन देता है, मिल्क प्रोटीन में होता है। ये सब प्रोटीन का ज्यादा और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी देना चाहिए। दीज टू प्रोवाइड एनर्जी एज वेल एज साइमल्टेनियसली बॉडी ग्रोइंग। सर हो गया सर सर। कैरी, या कैरी ऑन सर। थैंक यू सर। अभी देखते हैं हम, कुछ बच्चे हैं कुछ लोग हैं तो ज़्यादा यानी कि उसका वजन भी ज़्यादा हो जाती है, वो अधिक मात्रा में उसका वेट भी ज़्यादा हो जाती है। ये एक कारण है, उसको हम बोलते हैं ओबिसिटी बोलते हैं। ये ओबिसिटी बेसिकली ये ये बेसिकली व्हाट वी सी अनवांटेड इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड हम अधिक मात्रा में जब खाते हैं तो ये ओबिसिटी हो जाती है सर। अधिक मात्रा में फैट खाने से, अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी खाने से, ये जितना भी हमको लेना है उतने से ज़्यादा हम ले गए तो वो हमारे लिए जितना बॉडी यूज कर सकता है उसको यूज करने के बाद वो क्या हो जाती है, वो एक्यूमुलेट हो जाती है हमारे बॉडी में फैट की वजह से। और अधिक मात्रा में जो ग्लाइकोजिन होता है वो भी अधिक मात्रा में फैट में कन्वर्ट हो जाती है। ये वजह से हमको ये ओबिसिटी करके आती है। ये देर आर 3 important causes of these obesity. One is overeating, that is the prime most important। ज्यादा हम यानी कि अनवांटेड इनसफिशिएंट होने से बाद भी आप खाते रहेंगे तो इस तरह का भी हो सकता है। और खाने के बाद इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, आप जब खाते हैं और बैठते रहते हैं तो आपके जो एक्यूमुलेटेड फूड है वो खर्चे नहीं होती हैं, इसीलिए भी आपके वजन बढ़ जाती है, बॉडी भी बढ़ जाती है। और कुछ लोगों में ये जेनेटिकली हो जाती है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी कारण भी हो जाती है। बच्चे हम अभी यहाँ पे हैं ओबेसिटी ठीक के है। और एक्सेसिव इंटेक का फूड के बारे में हम बोल रहे हैं। ये 3 तरीके में होता है, एक ओवर ईटिंग और इनसफिशिएंट एक्सरसाइज और हार्मोनल इम्बैलेंस, ये 3 की वजह से आती है। ये हमारे लिए भी बहुत सारे रोगों को भी ये प्राप्त होते हैं ये ओबिसिटी के हम वजह से। वो 3 है, एक पहला है जो हाइपरटेंशन है। जो हाइपरटेंशन हमारे अधिक मात्रा में लोगों में होती है वो ओबिसिटी के कारण भी होती है। और दूसरा जो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओबिसिटी है वो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं हम उसको, यानी कि हमारा जो आर्टरीज है वो डैमेज हो जाते हैं ज़्यादातर, यानी कि हाइपरटेंशन के कारण वो डैमेज हो जाती है। और तीसरा है, ये ज़्यादा डैमेज जब ये दोनों में हो जाती है तो जो आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है उसमें जब डैमेज हो जाती है उसको हम बोलते हैं कोरोनरी हार्ट डिसऑर्डर बोलते हैं, उसको हार्ट अटैक भी बोलते हैं हम कॉमन में।
ये हार्ट अटैक भी हमको ये ओबेसिटी के कारण भी हो सकता है। यानी कि ये जरूरी नहीं है सभी ओबेसिटी वाले को हार्ट अटैक आए, यानी कि उसका जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो जम जाता है आर्टरीज में, उसकी वजह से भी हो सकता है। यानी कि जब गुड कोलेस्ट्रॉल होता है तो उसकी वजह से कुछ नहीं होता है। जो हाइपरटेंशन बढ़ता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह होता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एक स्टडी की वजह से देखा है ज्यादातर ये बैड कोलेस्ट्रॉल ओबेसिटी पीपल के अंदर ज्यादा होती है, और जो नहीं है उनके लिए जो कम होता है। ये इस तरह का स्टडी बोलती है। इसके अनुसार हम ओबेसिटी को हम कम करने के लिए हम आप कम खा सकते हैं और ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये अधिक मात्रा से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। ये तरीका है जब हमको जो कम कर सकते हैं हमारा बॉडी के वजन। और ये एक्सेसिव खाने से भी नहीं है सर, हम एक्सेसिव मिनरल्स भी लेते हैं और विटामिन्स भी लेते हैं, इसके भी हम डिजीज प्राप्त होती है। यानी कि अभी हमने देखा है मिनरल्स कम लेने से भी डिसीज प्राप्त होती है और विटामिन कम लेने से भी डिसीज प्राप्त होती है। अभी हम देखते हैं जब ज्यादा हम खाएंगे, आयरन डाइट में ज्यादा लेंगे उसके लिए क्या होता है, और विटामिन जब ज्यादा लेंगे हम हमारा डाइट में उसके क्या होता है, ये भी है डिसऑर्डर्स में आती है। उसको बोलते हैं एक कमी हाई, यानी कि व्हाट वी से इट इज, अब आयरन हम ज्यादा लेते हैं इसके लिए एक डिसऑर्डर होते हैं, डिसीज हम बोलते हैं हीमोसाइडियोरोसिस इसको बोलते हैं। सो हीमोसिडोरोसिस बोलते हैं। ये ज्यादातर ये आयरन हमारा लिवर के अंदर जब जम जाती हैं ये डिसीज प्राप्त होती हैं, इसीलिए लिवर का इन्फेक्शन चांसेस ज्यादा हो जाती है। इसके कारण लिवर का जो काम करना है वो ठीक से नाम कर नहीं सकता है, इसीलिए एक्सेस आयरन भी देना नहीं चाहिए बॉडी के लिए। और दूसरा है जब एक्सेस आयरन आप जब देते हैं तो पहला आप देख सकते हैं कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। सो इसीलिए जब डॉक्टर ने आपको सलाह दिया है तो आयरन लेने के लिए आप डेली आयरन मत लीजिए, एक दो दिन का अंतर दीजिए, और नहीं हो तो आप टैबलेट छोड़ के ज़्यादातर ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स लीजिए, उसमें जो अधिक मात्रा में आयरन प्राप्त होता है उससे साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। जब हम टैबलेट्स में लेते हैं आयरन को साइड इफेक्ट ज़रूर होते हैं, और वाइटामिन भी टैबलेट के रूप में देते हैं तो वो साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। सो ज़्यादातर ज़्यादा लेने से ये होते हैं। और वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ हार्म्स व्हेन वी टेक वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। यानी कि ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन ज्यादातर हम लेते हैं तो वाटर में डिजोल्व होके वो एक्सेस जो वाटर में डिजोल्व होके वो यूरिन के साथ साथ बाहर निकल जाती है एक्सक्रीशन में, उससे हमको कोई डिजीज डिसऑर्डर नहीं होती है, जो कि वो वाटर के साथ साथ एक्सक्रीशन में यूरिन में बाहर चले जाते हैं। सो दैट्स व्हाई वी डोंट फेस एनी काइंड ऑफ हाइपर वाइटामिनोसिस डिसऑर्डर्स व्हेन वी डील विद द बी एंड सी, दीज टू डियर। परंतु जो फैट का डिसॉल्व जो वाइटामिन है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है, वो बाहर नहीं जा सकती है, इसकी वजह से वो फैट में जब जम जाती है तो उसकी वजह से हम डिसीज प्राप्त हो सकते हैं। सो वी सी बेसिकली हाइपर वाइटामिनोसिस डिसऑर्डर्स basically in the case of A and D. These are the two things which we see more rather than E and K. We see hypervitaminosis disorders in vitamin A and vitamin D. So you are able to see these are the two diagrams. This is the skin of a person. Excessive vitamin A leads to such kind of pigmentation in the skin. And next we'll see when we have more amount of vitamin D, the bones will become more brittle. So when कैल्शियम फॉस्फोरस विटामिन डी ज़्यादा होते हैं तो वो ब्रिटिल हो जाते हैं और उसका फ्यूजन भी ज़्यादा, जॉइंट्स में फ्यूजन भी हो जाते हैं। इसके अनुसार यानी कि फ्रैक्चर्स क्या टूट यानी कि बोन टूटने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो इस प्रकार हमारे लिए ये एक्सेसिव इनटेक भी हानिकारक है, और जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हो सकता है और जो विटामिन भी हो सकता है, हम ज़्यादा नहीं खा सकते, उसका साइड इफेक्ट से डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो आज का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। जो बच्चे पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, हम थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे। सो अभी हम एक वीडियो देखते हैं। ये वीडियो में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म किस तरह होता है, क्या क्या है, या हम वीडियो देखते हैं। Which of these has the least carbohydrates? This roll of bread, this bowl of rice,
or this can of soda? It's a trick question. Although they may differ in fats, vitamins, and other nutritional content, when it comes to carbs, they're pretty much the same. So what exactly does that mean for your diet? First of all, carbohydrate is the nutritional category for sugars and molecules that your body breaks down to make sugars. Carbohydrates can be simple or complex, depending on their structure. This is a simple sugar, or monosaccharide. Glucose, fructose, and galactose are all simple sugars. Link two of them together, and you've got a disaccharide, lactose, maltose, or sucrose. Complex carbohydrates, on the other hand, have 3 or more simple sugars strung together. Complex carbohydrates with 3 to 10 linked sugars are oligosaccharides. Those with more than 10 are polysaccharides. During digestion, your body breaks down those complex carbohydrates into their monosaccharide building blocks, which your cells can use for energy. So when you eat any carbohydrate-rich food, the sugar level in your blood, normally about a teaspoon, So this goes is up. regarding the But your carbohydrate structure and how they are absorbed in your digestion process. हम देखते हैं दूसरा fats का. These are also one kind of energy resource. Fat. There's nothing else in it. Pancake mix, on the other hand, is only about 11% fat. And yet, olive oil is good for you, and pancake mix is not. Why is that? As it turns out, the amount of fat we eat doesn't impact our weight or our cholesterol or our risk of heart disease nearly as much as what kind of fat we eat. But let's back up. What is fat? If we were to zoom in on a salmon, which is a fatty fish, past the organs, past the tissues, into the cells, we would see that the stuff we call fat is actually made up of molecules called triglycerides, and they are not all alike. Here's one example. Those 3 carbons on the left, that's glycerol. Now you can think of that as the backbone that holds the rest of the molecule together. In general, they are like this. What we can see, there are big chains of molecules which are entangled with the beta, alpha, bonding, and all these things makes saturated and unsaturated. Basically, for our body, fatty acids can be short. saturated fats are very, very important rather than the type of unsaturated. bond between the carbon atoms. Some fatty acids have only single bonds. Others. So we'll stop the structure of fats here and we'll move to the next video that is regarding protein. Protein is called a macronutrient. It's one of the big 3 along with carbohydrate and fat. Macro means large, and protein is a macronutrient because you need it in larger amounts compared to vitamins and minerals, which are called micronutrients. The protein that you eat is made up of little building blocks called amino acids. When you digest your protein, those amino acids are used by your body to manufacture important proteins within your body. And because your body doesn't store protein, it's really important that you get enough protein in your diet every single day. So come to the vitamins. So this is the video which explains regarding the vitamins. And just like letters build words, they're the building blocks that keep the body running. Vitamins are organic compounds we need to ingest in small amounts to keep functioning. They're the body's builders, defenders, and maintenance workers, helping it to build muscle and bone, make use of nutrients, capture and use energy, and heal wounds. If you need convincing about vitamin value, just consider the plight of olden days sailors who had no access to vitamin-rich fresh produce. They got scurvy, but vitamin C, abundant in fruits and vegetables, was the simple antidote to this disease. While bacteria, fungi, and plants produce their own vitamins, our bodies can't, so we have to get them from other sources. So how does the body get vitamins from out there into here? That's dependent on the form these compounds take. Vitamins come in 2 types, lipid-soluble and water-soluble, and the difference between them determines how the body transports and stores vitamins, and gets rid of the excess. The water-solubles are vitamin C and B complex vitamins that are made up of 8 different types that each do something unique.
These are dissolved in the watery parts of fruits, vegetables, and grains, meaning their passage through the body is relatively straightforward. Once inside the system, these foods are digested, and the vitamins within them are taken up directly by the bloodstream. Because blood plasma is water-based, water-soluble vitamins C and B have their transport cut out for them and can move around freely within the body. For lipid-soluble vitamins, dissolved in fat and found in foods like dairy, butter, and oils, this trip into the blood is a little more adventurous. These vitamins make it through the stomach and the intestine, where an acidic substance called bile flows in from the liver, breaking up the fat and So this is preparing it for explaining absorption. regarding the different kinds of vitamins and function what we have seen earlier. Pramod ji? Through the intestinal wall. Because fat-soluble जी सर, vitamins फाइन सर. blood's water So- कुछ क्वेश्चंस होगा तो हम आंसर कर सकते हैं सर. हाँ जी सर. सर कुछ क्वेश्चंस है, अभी ले लेते हैं सर. क्वेश्चंस है blood and around सर, the व्हाट body. इज द डिफरेंस बिटवीन कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक? Soluble vitamins So catabolic reaction and anabolic reaction. Yes. ये दो तरीके हैं सर. When one is a constructive process, one is a destructive process. Basically, take example like photosynthesis, where inorganic molecule हम use करके एक glucose molecule को बनाते हैं. यानी कि it is a constructive process which we call as anabolism. Means you are making a bigger molecule by taking small inorganic molecule, which we call as anabolism. When we talk about, let's take example of respiration. Respiration is a metabolic process where you will take a big molecule and break down into smaller molecule. यानी कि ग्लूकोज को हम लेते हैं और ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके उससे हम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन ये सब यानी कि इसको हम बनाते हैं, CHO को निकालते हैं. This is what we call it as a catabolic process. So catabolic process is considered to be as a destructive process where the larger molecules are break down into simpler molecule, and anabolic process is a constructive process where the yani simpler and smaller molecules will all together will build a bigger molecule. Fine sir. Sir, one more question is there. How does exposed to sun helps our body to synthesize vitamin D? यानी कि हमारा जो बॉडी के जो अंदर है यानी कि ये जो कैल्सीफेरॉल जो होते हैं सर, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं. ये जो कैल्सीफेरॉल एक्टिव बनने के लिए इसके लिए यूवी रेडिएशंस की जरूरत होती है. जब दिस इनएक्टिव कैल्सीफेरॉल will exposed to the ultraviolet radiation available in the sun, it converts into active calciferol. That's major source for the vitamin D. यानी कि जो हमारा सूर्य रश्मि के जो अंदर जो अल्ट्रावायलेट का रेडिएशन होते हैं उसकी वजह से जो बायोलॉजिकली इनएक्टिव है वो एक्टिव बन जाती है, उससे हमको विटामिन डी मिलती है. सर एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस सेशन का. व्हाट आर द करंट न्यूट्रिशनल इश्यूज and what are its effect on health? ये करेक्ट न्यूट्रिटिव इश्यूज का भाई यानी कि मैंने बोला था, यानी कि न्यूट्रिटिव इश्यूज अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग होता है सर. यानी कि हमारे वेट के अनुसार, हमारा एज के अनुसार, हमारा सेक्स के अनुसार, हमारा जो काम करते हैं उसका अनुसार ये जो डाइट है हमको प्लान करना पड़ता है उसके हिसाब से. सो everyone, if they want to have a good diet, everybody must visit a dietitian according to their needs, their situation. डाइटिस्ट को डाइट का चार्ट बनाना पड़ने के लिए आपको मिलना पड़ता है, उसके बाद आप बोल सकते हैं. सो हम ऐसे ही नहीं बोल सकते आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का हो. यानी कि देखिए आप ये शुगर का जो आदमी है यानी कि डायबिटीज से जो यानी कि उसको मरीज है उसके लिए कम शुगर खाना चाहिए और ज़्यादा प्रोटीन और रफे मिनरल्स लेना चाहिए. इस तरह जिस स्टेट में जो आदमी है उसकी स्टेट के अनुसार हम डाइट को प्लान कर सकते हैं, वैसे ही नहीं प्लान नहीं कर सकते.